हेलो दोस्तों, मैं अक्षर आप सबका स्वागत करता हूं आप सबके अपने YouTube चैनल लर्निंग गुरु पे। जैसे कि मैंने आपसे बात किया था लास्ट वीडियो में, हमने किसके बारे में बात किए थे? तो हमने बात किए थे अर्थशास्त्र होता क्या है, इसके बारे में बहुत सारी बातें हम कर चुके हैं। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हो, वहां पे एक लिंक है, आप उससे देख सकते हो। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं सूक्ष्म अर्थशास्त्र के बारे में। किसके बारे में? सूक्ष्म अर्थशास्त्र के बारे में, जिसे हम बुलाते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्या होता है ये मैक्रो और मैक्रो? ये दोनों बातों को यहाँ पे हम थोड़ा सा समझेंगे, उसके बाद हम अपने टॉपिक को क्या करेंगे, चालू करेंगे। तो सबसे पहली बात जो हमें समझनी है, यहाँ पे अर्थशास्त्र को दो भागों में बांटा गया है। पहली बात आपको समझना है, क्या समझना है? अर्थशास्त्र को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है। तो ये दो भाग क्या है? तो एक है हमारा सूक्ष्म अर्थशास्त्र, एक क्या है? सूक्ष्म अर्थशास्त्र। एक होता हमारा है स्थूल अर्थशास्त्र। क्या होता है? स्थूल अर्थशास्त्र। इसको बुलाते हम मैक्रो और इसी को बुलाते हम मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये दोनों वर्ड्स आपको समझना है। आज हमारा पूरा डिस्कशन होगा किसके बारे में? सूक्ष्म अर्थशास्त्र के बारे में। वीडियो को 1 मिनट हो चुका है, लेकिन मैं आपसे पहले एक बात बता दूं वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले, कि अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हो, जी हाँ, अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हो ना, तो मैं आपको 100% गारंटी देता हूं कि आपको इससे कॉन्सेप्चुअल वीडियो YouTube पे कभी नहीं मिलेगी। इतनी कॉन्सेप्चुअल ये वीडियो बनने वाली है। इस वीडियो को एक बार एंड तक देखिए एंड देन आप मुझे खुद ही बताना कि वीडियो कैसी थी। ऐसी वीडियो आप चाहते हो या नहीं चाहते हो, कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर करना। और चैनल को सब्सक्राइब कब करना? जब आपको अच्छा लगता है, वीडियो आपको पसंद आती है, तब चैनल को क्या कर लेना, सब्सक्राइब भी कर लेना। हम अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। तो हमने बोले अर्थशास्त्र को दो भागों में बांटा गया, एक सूक्ष्म अर्थशास्त्र, एक स्थूल अर्थशास्त्र। ये बांटने का काम किसने किया? सर रैंगर फ्रीश, ये नाम था उनका। उन्होंने किए, कब किए? तो 1933 में किए। इन्होंने दो भागों में बांटे। ये दो शाखाएं, एक कहलाती है व्यष्टि और एक कहलाती है समष्टि। व्यष्टि का मतलब ही होता है सूक्ष्म और समष्टि का मतलब होता है स्थूल। देखो, सूक्ष्म का मतलब छोटे से है और समष्टि का मतलब बड़े से है। ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी, आगे काम में आ ही जाएंगे, कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। दूसरी चीज, ये जो दोनों वर्ड है वो ग्रीक वर्ड मैक्रोस और मैक्रोस, इन दोनों से बना है। जो मैक्रोस से जो बना है वो बना है हमारा मैक्रो, और जो मैक्रोस से बना है वो हमारा बना है मैक्रो। इसका मतलब होता है, इसका मतलब सूक्ष्म होता है, इसका मीनिंग क्या होता है आपका? स्थूल होता है, जिसे हम समष्टि भी बुलाते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। दूसरी चीज, बताने वाले के नाम कभी मत भूलना, रैंगर फ्रीश ये था। अब इसमें हमारा जो आज का टॉपिक है, ये जो दो वर्ड है, यही आज हमारा टॉपिक है, और ये बहुत बड़ा टॉपिक है। हाँ, मैं आपको पहले ही बता दूं, ये वीडियो बड़ा बनेगा, पर इससे कॉन्सेप्चुअल वीडियो कहीं नहीं मिलेगा। देखते हैं कि सूक्ष्म का अर्थ होता है लघु या छोटा। मैंने जैसे आपको पहले ही बताया, सूक्ष्म का अर्थ क्या होता है? छोटा होता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत इकाइयों का मतलब एक व्यक्ति के इकाइयों का मतलब एक व्यक्ति के बारे में आर्थिक व्यवहार का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। तो पहली बात, सूक्ष्म अर्थशास्त्र में किनका अध्ययन किया जाता है? व्यक्तिगत इकाइयों का। जैसे एक परिवार की आय कितनी होंगी, एक परिवार का खर्च कितना है, एक कर्मचारी, एक फर्म या एक उद्योग, इनका क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। किसमें किया जाता है? सूक्ष्म अर्थशास्त्र में किया जाता है। यह बात हो गई इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। आगे बढ़ते हैं हम, और हम बात करते हैं एक परिभाषा की जो हमारे पास यहां दी है। किसने दी है परिभाषा? यहां देख लेते हैं हम। तो परिभाषा दी है हमें केंट बोल्डिंग ने। क्या बोलना है इनका, वो भी पढ़ लेते हैं हम यहां पे। इनका बोलना है, व्यष्टि अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जिसमें विशिष्ट उत्पादन संस्था, विशिष्ट आया, विशिष्ट सबका नहीं, विशिष्ट किसी एक उत्पादन के संस्था का, विशिष्ट परिवार, सभी परिवार का नहीं, विशिष्ट आया एक परिवार का, व्यक्तिगत कीमत या व्यक्तिगत वेतन, एक व्यक्ति का, एक व्यक्तिगत आय, व्यक्तिगत उद्योग और विशिष्ट वस्तु का अध्ययन किया जाता है। मतलब सूक्ष्म अर्थशास्त्र के अंदर छोटे छोटे घटकों का अध्ययन किया जाता है। जैसे एक व्यक्ति की या उद्योग है, परिवार, एक वस्तु की कीमत, एक व्यक्ति का वेतन, इन सब के बारे में क्या किया जाता है? पढ़ा जाता है। तो ये बात आपको याद रखनी है। दूसरी चीज जो हमारे पास यहां पे है, यहां पे कि कुछ मूलभूत अवधारणाएं हैं। क्या है? कुछ मूलभूत अवधारणाएं हैं। किसकी? सूक्ष्म अर्थशास्त्र की। किसकी? सूक्ष्म अर्थशास्त्र की।
उनको हमें पढ़ना है, इनको समझना, क्योंकि अगर आप इनको समझ गए तो आपको ये चीजें जो आगे होने वाली है वो पढ़ने में क्या हो जाएंगी, बहुत ज्यादा आसानी हो जाएंगी। सो जस्ट मैं थोड़ा पेज को स्क्रॉल कर लेता हूं आपके लिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये मैंने कर दिया यहाँ थोड़ा सा स्क्रॉल। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया पहला पॉइंट, आवश्यकता। क्या होती है आवश्यकता? तो जिस चीज की हमें जरूरत है वो क्या कहलाती है? हमारे लैंग्वेज में तो हमारी आवश्यकता होती है, जो चीज मुझे चाहिए वो मेरी आवश्यकता है। लेकिन क्या लिखा है, कुछ शब्दों में आवश्यकता की परिभाषा करना कठिन है। हम आवश्यकता को शब्दों में बयान नहीं कर सकते, ऐसा बोलना चाहते हैं। किंतु अर्थव्यवस्था में की दृष्टि से संतुष्टि का अभाव, संतुष्टि का मतलब इंसान को मिलने वाले समाधान से, अगर किसी चीज का समाधान का अभाव है, आप अनुभव करते हो, तो क्या करता है वो आपकी आवश्यकता। जैसे मैं बोलता हूं मेरे पास कार होती तो अच्छा होता, तो मैं संतुष्टि का अभाव कर रहा हूं, क्योंकि मुझे कार चाहिए पर कार नहीं है, मतलब मैं संतुष्ट नहीं हूं। तो ये जो अभाव हुआ ना, इसी को हम क्या बोलेंगे, आवश्यकता। तो कार मेरी क्या हो गई, आवश्यकता हो गई। जैसे इस चेतना से मनुष्य व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूरा करने का क्या करता है, प्रयास करता है। आपको पता है हर व्यक्ति चाहता है कि जितनी उसकी आवश्यकता है वो सबकी सब क्या हो, पूरी हो। दूसरी चीज यहां लिखी है, मनुष्य की आवश्यकताओं में वृद्धि होने के दो कारण है। हम ये बताना चाहते हैं हमें कि मनुष्य की आवश्यकता में वृद्धि होने के रीजन क्या है, तो दो। पहला, नए आविष्कार, नई नई चीजें बन रही है, हर कोई मुझे ये चीज चाहिए वो चीज चाहिए ये सोचता है। दूसरा, नव प्रवर्तन, नई नई चीजें, टेक्नोलॉजी आ गई है, और हर कोई इन नव प्रवर्तन से अपना जीवन स्तर, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को क्या करना चाहता है, सुधारने की इच्छा रखता है। इसलिए वो क्या करता है, अपनी आवश्यकता, उसकी आवश्यकता में वृद्धि होती है। जैसे पहले हर किसी के पास नॉर्मली कार नहीं हो पाती थी, सो कार की उतनी डिमांड नहीं थी। लेकिन अगर आज किसी के पास कार है तो आपको भी लगता होगा काश मेरे पास भी कार होती। तो आप क्या कर रहे हो, लोगों के जीवन स्तर में जो सुधार हुआ है उसको देख के ही आप ये चाहते हो कि आपकी भी आवश्यकता क्या बन गई है, कार। मतलब आविष्कार की वजह से ही क्या हुआ है, हमें आवश्यकता बढ़ने लगी है। और दूसरा रीजन है जनसंख्या में वृद्धि। जितनी जनसंख्या बढ़ेगी उतनी आवश्यकताएं भी क्या होंगी, बढ़ेंगी। ये बात याद रखिए। आवश्यकता की कुछ विशेषताएं हैं जिनको हम पढ़ लेते हैं यहाँ पे। पहला है असीमित आवश्यकता। देखिए हमारी आवश्यकता क्या है, असीमित है। जैसे आवश्यकता पुनः पुनः निर्माण होती है तथा कभी भी समाप्त नहीं होती। देखिए पुनः पुनः निर्माण होती, बार बार निर्माण होती है और ये कभी समाप्त नहीं होती। एक आवश्यकता के पूर्ण होते ही दूसरी आवश्यकता का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाती है। आवश्यकता निर्माण, निरंतर निर्माण होती रहती है, मतलब आवश्यकता कभी खत्म नहीं होती। अगर आज मेरी एक आवश्यकता पूरी हो गई तो दूसरी आवश्यकता स्टैंड बाय पे रहती है, पीछे में रहती है, उसके बाद वो, उसके बाद वो, उसके बाद वो। तो यह है आवश्यकता असीमित है। आवश्यकता का बार बार निर्माण होती है, जैसे हमने पहले बोले। कुछ आवश्यकता बार बार निर्माण होती है तो कुछ आवश्यकता प्रसंग विशेष पर क्या होती है, निर्माण। बहुत जैसे खाने की आवश्यकता हमारी बार बार निर्माण होती है क्योंकि हमें हर दिन खाना पड़ता है, और कुछ विशेष प्रसंगों पर, मतलब कुछ कारणों की वजह से वो आवश्यकता निर्माण होती है। जैसे मान लीजिए लाइट गई, मुझे जनरेटर चाहिए क्योंकि वो विशेष, मुझे हर समय जनरेटर की जरूरत नहीं है, बस लाइट जाने के कंडीशन में चाहिए। सो विशेष प्रसंग पर क्या होती है, आवश्यकता निर्माण होती है। दूसरी, आवश्यकता आयु के अनुसार बदलती है। छोटे बच्चों की आवश्यकता कुछ और होती है, बड़े लोगों की आवश्यकता कुछ और होती है। मतलब ये किसके हिसाब से बदलती है, हमारे आयु के हिसाब से भी बदलती है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। सो हमारे पास यहां आया है एक और पॉइंट, यहां पे जो आवश्यकता है, एक मिनट दीजिएगा थोड़ा सा। जो आवश्यकता है हमारी, उसके नेक्स्ट पॉइंट यहां है हमारे पास। जो आवश्यकता है वो वातावरण के हिसाब से भी क्या होती है, बदलती है। उसके पहले पसंद भी है, यहां तक हो गया था हमारा। आगे बढ़ते हैं अपन। आवश्यकता लिंग भेद के अनुसार भी बदलती है। जो स्त्री होती है उनकी आवश्यकता कुछ और होती है, जो पुरुष होते हैं उनकी आवश्यकता अलग होती है। आवश्यकता जो है पसंद के अनुसार भी बदलती है। अगर कोई चीज मुझे पसंद है तो मेरी आवश्यकता है, कोई चीज मुझे पसंद नहीं है तो मेरी आवश्यकता नहीं है। जरूरत पसंद के हिसाब से आवश्यकता क्या होती है, बदलती रहती है। दूसरी, आवश्यकता वातावरण के हिसाब से भी बदलती है। जैसे आपको मैं बताऊं, ये ऋतु के अनुसार बदलती है। बोला अगर आज अभी ठंडी का मौसम चल रहा है तो गर्म जो कपड़े हैं उनकी आवश्यकता है, लेकिन जब ठंडी का मौसम आ जाएगा, जब गर्मी का मौसम आ जाएगा तो इन गर्म कपड़ों की आवश्यकता क्या हो जाएंगी, अपने आप खत्म हो जाएंगी। तो ये बात हो गई हमारी। दूसरी चीज, संस्कृति के अनुसार भी क्या होती है, आवश्यकता बदलती है। जैसे आहार, जैसे पंजाबी लोगों का खाना कुछ और होता है, उनका पहनावा अलग होता है, सिख लोगों का अलग होता है। दूसरी चीज, मुस्लिम लोगों का अलग होता है, हिंदू लोगों का क्या होता है,
अलग होता है। मतलब पहनावा, खाना वाना, तो ये क्या है आपकी संस्कृति के हिसाब से आपकी आवश्यकता क्या हो गई, बदल गई, तो ये आवश्यकता बदलती है। दूसरी जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है जो आपके काम में आ सकती है पेपर्स में, या पेपर में इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, वो होते हैं आवश्यकता का वर्गीकरण, आवश्यकता का प्रकार क्या क्या है। तो इनको बहुत भागों में बांटा गया है, जिनमें से एक भाग है आर्थिक और एक भाग है अनार्थिक। देखो, जिन आवश्यकता की पूर्ति मुद्रा की सहायता से की जा सकती है, मतलब अगर आपकी कोई आवश्यकता है और जिसको पूरा करने का काम कौन कर सकता है, मुद्रा कर सकती है, तो उसे क्या बोला जाता है, आर्थिक आवश्यकता। मतलब जो पैसे से पूरा हो जाए, आपकी कौन सी आवश्यकता कहलाएंगी, आर्थिक आवश्यकता कहलाएंगी। दूसरी चीज, व्यक्तिगत रूप से प्रतिफल मुद्रा के रूप में दिया जाता है, जैसे खाद्यपान, दवा। अगर आपको खाना चाहिए, दवा चाहिए, आप पैसे दे दो और आपको वो मिल जाती है, तो कौन सी आवश्यकता हो गई, आर्थिक आवश्यकता। दूसरी चीज, जो आवश्यकता मुद्रा के बिना पूर्ण होती, जहां आपकी आवश्यकता के लिए पैसे की जरूरत नहीं पड़ती पर पूरी हो जाती, उन्हें क्या बोला जाता है, गैर आर्थिक आवश्यकता। जैसे हवा, सूर्य प्रकाश। हमें सांस लेने के लिए पैसे नहीं देने पड़ते, ना ही सूर्य प्रकाश के लिए किसी को पैसे देने पड़ते हैं, तो ये हमारी कौन सी आवश्यकता हो गई, अनार्थिक। जिस आवश्यकता के बदले में पैसा देना हुआ तो हमारी आर्थिक आवश्यकता, और जिन आवश्यकता के बदले पैसा देना नहीं हुआ वो हमारी क्या कहलाती है, अनार्थिक आवश्यकता। दूसरी चीज, व्यक्तिगत आवश्यकता और सामूहिक आवश्यकता। जो आवश्यकता व्यक्तिगत स्तर पर, मतलब किसी व्यक्तिगत स्तर पर अगर जरूरत हो, किसी एक ही व्यक्ति को जरूरत है, तो वो क्या कहलाती है, आपकी व्यक्तिगत आवश्यकता। इसका बेस्ट एग्जांपल हमारे पास है न्यायाधीश का कोड। किसी को न्यायाधीश वाला कोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती, जो न्यायाधीश है उसी को उस कोर्ट की जरूरत पड़ती है, तो ये क्या हो गया, हमारी व्यक्तिगत आवश्यकता। तो इसका अपोजिट होता है कौन सा, सामूहिक आवश्यकता। मतलब सामाजिक आवश्यकता वो होती है जिसे सामूहिक रूप से पूर्ति होती है, मतलब एक कोई जरूरत नहीं उसकी, सबको जरूरी है। जैसे रेल यात्रा, मुझे ट्रेन से अकेले नहीं जाना है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ट्रेन से जाना है, तो ये क्या कहलाती है, आपकी सामूहिक आवश्यकता कहलाती है। सो ये हमने आवश्यकता के प्रकार देख लिए। यहाँ पे आगे हम बढ़ते हैं, इनके और भी प्रकार हमारे पास दिए है। जस्ट लाइक एक है हमारा जीवन आवश्यक, सुख सुविधाओं की और विलासिता आवश्यकता। ये तीन कॉन्सेप्ट है। पहली चीज, मूलभूत आवश्यकता ही जीवन आवश्यकता ही होती है, जिनको जीने के लिए आपको मूलभूत आवश्यकता जो हम बोलते हैं, हमारे फंडामेंटल नीड्स या बेसिक नीड्स जो होती है, उनमें क्या होता है, 5 है, ये याद रखना पड़ेगा आपको। हमारी मूलभूत गरजाएं कौन सी है, हमारी मूलभूत आवश्यकताएं कौन सी है, तो अन्न, वस्त्र और निवास। ये हमारे पहले 3 थी, लेकिन अभी 2 ऐड कर दी, शिक्षा और स्वास्थ्य, ये नए ऐड हुए। ऐसे टोटल मिला के हमारी मूलभूत आवश्यकताएं कितनी है, 5 है। जो आवश्यकता व्यक्ति को जीवन में सुख समाधान देती है, जीवन में सुख समाधान देती है, जीने के लिए जरूरी नहीं है पर सुख के लिए ये जरूरी है, उन आवश्यकता को सुख सुविधा की आवश्यकता कहा जाता है। जैसे धुलाई की मशीन, अगर धुलाई की मशीन नहीं है तो आप कपड़ा ऐसे भी धो सकते हो, लेकिन अगर मशीन है तो आपका काम क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। कुकर, खाना पकाने की काम आती है, मिक्सर आपको पता है। सो इससे क्या होता है, सुख सुविधा। अगर ये नहीं भी रहती तो काम बंद नहीं होता, काम चल जाता, लेकिन जो हमारे मूलभूत आवश्यकता है इनके बिना हमारा काम नहीं हो सकता। और एक और आवश्यकता है, जिन आवश्यकता से व्यक्ति को आनंद क्या मिलता है, आनंद मिलता है, समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त होती है, उनको क्या बुलाते हैं, विलासिता आवश्यकता। मतलब जिससे लोगों को खुशी मिलती है और क्या मिलती है, सामाजिक प्रतिष्ठा। जैसे अगर आपके पास अच्छी कार है या फिर आपका घर फर्नीचर से ज्यादा है, फर्नीचर वगैरह अच्छा है, तो आपको समाज में प्रतिष्ठा मिलती है, तो आनंद मिलता है और समाज में प्रतिष्ठा मिलती है। ऐसी आवश्यकता को क्या बोला जाता है, विलासिता आवश्यकता। ये आपको याद रखनी पड़ेंगी चीजें, बस बात को समझते जाइए, सब चीजों को याद करते जाइए। आगे देखिए, दूसरी चीज अर्थशास्त्र में ये वर्ड बहुत आता है, वस्तु एवं सेवाएं क्या है, वस्तु और सेवा क्या। तो ये प्रसिद्ध उदाहरण है, नो डाउट हर बार आते हैं। जिस इकाई के द्वारा मानवीय आवश्यकता की पूर्ण की जाती है, मानवीय आवश्यकता को जो चीज पूर्ण करती है वो क्या कहलाती है, वस्तु कहलाती है। और इसका भौतिक अस्तित्व होता है, मतलब भौतिक अस्तित्व मतलब फिजिकल, इसका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, ये दिखती है आपको। जैसे अगर आपको मैं पढ़ाने आता हूं, अगर आया आपके क्लास में जहां पे भी आप पढ़ते हो, तो वहां पे मैं एक चौक लेके आऊंगा, तो ये चौक दिखता है ना, और ये चौक दिखता है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इसका भौतिक अस्तित्व है और ये मानवीय आवश्यकता की पूर्ति करता है। क्योंकि मुझे कुछ बातें बतानी है तो मैं बोर्ड के सहारे बताऊंगा, चौक से लिखूंगा, ये होती है। दूसरी, सेवाएं भी मानवीय आवश्यकता की पूर्ति करती है। जो सेवाएं होती है, तो वस्तु के बारे में है, सेवाएं भी क्या करती है, मानवीय आवश्यकता की पूर्ति करती है, लेकिन इनका भौतिक अस्तित्व नहीं होता, ये दिखाई नहीं देती, अदृश्य होती है सेवाएं। जैसे वस्तुएं जो होती है वो दृश्य होती है, दिखती है, पर ये भौतिक सेवाएं जो ऐसी होती है, सेवाएं जो ऐसी होती है वो दिखती नहीं है। जैसे शिक्षक का पढ़ाना, आप शिक्षक को पढ़ाते हुए देख सकते हो,
पर जो पढ़ाए उसे आप देख नहीं सकते, कैसे आपको दिखेगा नहीं वो। तो ये चीज क्या होती है, हमारी सेवाएं होती है। ये दो कॉन्सेप्ट याद रखने पड़ेंगे आपको। आगे देखते हैं उपयोगिता। क्या बोला है यहाँ पे, वस्तुएं एवं सेवाओं में निहित मानवीय आवश्यकता की पूर्ण करने की क्षमता को ही क्या बोला जाता है, उपयोगिता। मतलब जो वस्तुएं एवं सेवाओं में जो गुण होता है जिससे व्यक्ति की आवश्यकता क्या होती है, पूर्ण होती है, उसे क्या बोला जाता है, उपयोगिता। ये बहुत बड़ा चैप्टर बनता है इकोनॉमिक्स में, ठीक है। इस वेरी 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 आईएमपी इकोनॉमिक्स में बहुत सारे चैप्टर आपको इसके ऊपर पढ़ने मिलेंगे, जो मैं आगे आपको बताऊंगा। ये सीरीज पूरी इकोनॉमिक्स पे चलेंगी। एक महीने में हम पूरा इकोनॉमिक्स लगभग खत्म करेंगे, जितना हो सकता है उतना मैं ट्राई करूंगा। एक महीने के अंदर मैं आपको सबसे अच्छे से अच्छा कंटेंट यहाँ पे दिला दूं, जितना हो सकता है। ये किन किन के काम में आता है ये भी बात बता दो। आप कोई 11th वाले हो, आप 12th वाले हो, या बीए है आपका, या फिर बीकॉम है, एमकॉम है, आप का एमपीएससी यूपीएससी में इकोनॉमिक्स वगैरह है, या किसी अदर जगह जहां पे भी इकोनॉमिक्स आया ना वहां पे काम आने वाली चीजें हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे एक और वर्ड आया है मूल्य। क्या आया है, मूल्य। क्या होता है ये मूल्य, देखते हैं मूल्य। मूल्य में लिखा है हमारे पास, मूल्य दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बोलते हैं, दो प्रकार के मूल्य होते हैं। एक होता है उपयोगिता मूल्य और एक होता है विनिमय मूल्य। दूसरी बात मैं आपको बता दूं वीडियो में ही बीच में ही, ये कंटेंट आपको नहीं मिलेगा कहीं, यही देखिए समझिए। अगर कुछ नहीं समझता तो कमेंट बॉक्स में पूछिए मुझे कि इसका मतलब क्या होता है, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। या फिर मेरा व्हाट्सएप नंबर भी आपको मैं दे सकता हूं यहाँ पे 7709988402। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे यहाँ पे पूछ सकते हो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है। क्लियर योर ऑल डाउट्स फ्रॉम मी, जितना हो सकता है आप पूछिए और समझिए। तो या हम आगे बढ़ते हैं। मूल्य के दो प्रकार होते हैं। क्या होते हैं दो प्रकार, एक होता है उपयोगिता मूल्य और एक होता है हमारा विनिमय मूल्य। क्या होता है उपयोगिता मूल्य, देखते हैं। उपयोगिता मूल्य ये किसी वस्तु से के मूल्य से संबंधित होता है। तो उपयोगिता मूल्य किसी वस्तु के मूल्य से संबंधित होता है बोलते हैं, देखते हैं। सरल शब्दों में कहा जाए तो किसी भी वस्तु की उपयुक्तता का आशय उस वस्तु की उपयोगिता मूल्य से है। जैसे किसी वस्तु की उपयुक्तता का आशय किससे होता है, उपयोगिता की उपयोगिता मूल्य से। देखते हैं, किसी भी सूर्य प्रकाश हेतु कीमत देनी नहीं पड़ती, किंतु सभी के लिए क्या है, आवश्यक है। अर्थशास्त्र की परिभाषा के अनुसार सूर्य प्रकाश का उपयोगिता मूल्य है और यह निःशुल्क वस्तु का उदाहरण है। मतलब यह वस्तु की उपयोगिता है, जैसे सूर्य प्रकाश हमारी वस्तु है मान के चलिए, इसकी आपको आवश्यकता है लेकिन इसका मूल्य देना पड़ा, क्या आपको पैसे देने पड़े, क्या नहीं देने पड़े। तो यही चीज क्या बोलता है, जो चीज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उपयुक्तता है, उसी को क्या बुलाते हैं अपन, उपयोगिता मूल्य। मतलब जो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसका उपयोगिता मूल्य होता है। जैसे सूर्य प्रकाश एक एग्जांपल में है। दूसरी चीज विनिमय मूल्य से आज वस्तु एवं दूसरी वस्तु का दूसरी वस्तु एवं सेवाओं के रूप में व्यक्त किए गए मूल्य से है। यह मूल्य मुद्रा के रूप में क्या किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। जो विनिमय मूल्य होता है वो काय में व्यक्त किया जाता है, मुद्रा में किया जाता है। वस्तु की क्या होती है, एक कीमत होती है। देखते हैं आगे, जिस वस्तु के लिए मुद्रा की कीमत बताई जाती है उसे क्या बोला जाता है, आर्थिक वस्तु भी कहा जाता है। जैसे टीवी, कार। जैसे अब एक बात समझिए, जिस चीज के लिए आपको पैसे चुकाने पड़े, जिसके लिए आपको कीमत देनी पड़ती है, पैसा देना पड़ता है, तो उस पैसा देने को क्या बुलाएंगे अपन, अपना विनिमय मूल्य। और जब आवश्यकता के हिसाब से बात होंगी कि हमारे लिए कितना उपयुक्त है, वो क्या कहलाएगा, हमारा उपयोगिता मूल्य। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। जैसे उपयोगिता मतलब उपयुक्तता और विनिमय मतलब पैसा। समझिए, पैसे का मूल्य, कितना पैसा दिया जाएगा सामान के बदले। एक बहुत फेमस विरोधाभास हुआ था, मतलब इसका अपोजिशन वाले, मतलब विरोधाभास मतलब इसको अपोज करते थे, ये बात नहीं है, ऐसे नहीं है, कुछ और है। तो जैसे याद रखिए, कुछ वस्तु का उपयोगिता मूल्य अधिक होता है किंतु विनिमय मूल्य कम होता है। मतलब वो चीज बहुत उपयोगित है, उपयोगिता मूल्य क्या है उसका, बहुत अधिक है। मतलब उपयुक्तता क्या है इसकी, बहुत ज्यादा है, लेकिन उसका मूल्य जो है ना, पैसे में कीमत उसकी क्या है, कम है। जैसे जल, पानी बहुत जरूरी है लेकिन उसकी कीमत क्या है, कम है। तो ये हो गया। दूसरी चीज, उसी तरह के वस्तु की उपयोगिता मूल्य कम है। जैसे कोई चीज है एक जिसका उपयोगिता मूल्य क्या है, कम है, लेकिन उसका विनिमय मूल्य ज्यादा है, मतलब उससे लिए ज्यादा पैसे चुकाने पड़ते। मतलब जो चीज मेरे लिए जरूरी नहीं है, उतना उपयोगिता नहीं है,
लेकिन उसकी कीमत ज्यादा है, वो है क्या? हीरा। ये बात याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे देखिए उपयोगिता मूल्य मतलब आपके लिए उपयोगी कितना है, ये आपका उपयोगिता मूल्य हो गया। और दूसरी चीज, आप उस वस्तु के बदले कितना पैसा देने वाले हो, वो क्या कहलाएगा? आपका विनिमय मूल्य। जैसे यहां हमारे पास एक वर्ड आया है जल, हमारे लिए क्या होगा? उपयुक्तता मूल्य ज्यादा है, पर इसके लिए ज्यादा पैसे देने नहीं पड़ते। दूसरी चीज, यह एक एग्जांपल आया है हीरा। हीरा हमारे लिए उपयुक्त नहीं है उतना, लेकिन इसका विनिमय मूल्य क्या है? ज्यादा है। मतलब उपयोगिता मूल्य कम है पर विनिमय मूल्य क्या है? ज्यादा है। इसको बोला जाता है हीरा जल विरोधाभास। क्या है ये? हीरा जल विरोधाभास। आई थिंक आप बात समझ गए होंगे। हम आगे बढ़ते हैं हमारे कॉन्सेप्ट में। यहाँ पे लिखा भी है, एक डायग्राम से समझाने की आपको क्या की गई है, कोशिश की गई है कि कौन सी चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो देखो, या मैं दिखा देता हूं। ये पानी की बोतल आपको मान के चलो 20 रुपए में मिल गई, ठीक है, लेकिन एक हीरा आपको बहुत सारे पैसे देने के बाद मिला है। तो ये जैसे इसका उपयोगिता मूल्य ज्यादा है, उपयोगिता मूल्य क्या है? इसका ज्यादा है, लेकिन इसकी कीमत क्या है? 20 रुपए मैंने जैसे कंसिडर किया, तो इसकी कीमत क्या हुई? कम हुई। मतलब इसका विनिमय मूल्य क्या हो गया? कम हो गया। विनिमय मूल्य क्या है इसका? कम है। तो याद रखिएगा आप, इसका विनिमय मूल्य क्या है? कम है, पर उपयोगिता मूल्य ज्यादा है। देखिए या पैसे ज्यादा है, मतलब यहाँ विनिमय मूल्य क्या है? ज्यादा है। विनिमय मूल्य क्या है? ज्यादा है, लेकिन हीरा उतना जरूरी नहीं है सबके लिए, तो ये उपयुक्तता मूल्य क्या है इसका? कम है। ये बात आप समझ गए होंगे आई थिंक। तो आगे बढ़ते हैं हम। जैसे यहाँ पे एक आपको ढूंढने के लिए कोई काम दिया है, बोलते हैं निम्न उदाहरण से निःशुल्क वस्तु एवं आर्थिक वस्तु का पता कीजिए। इनके बारे में पता कीजिए बोलता है आपको। नदी का जल, ऑक्सीजन सिलेंडर, सूर्य प्रकाश, हवा एवं शुद्ध पेयजल, इनमें से निःशुल्क वस्तुएं कौन सी है और आर्थिक वस्तुएं कौन सी है? बताइएगा, कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आपको आता है बताइए। निःशुल्क वस्तुएं कौन सी है? नाम लिखिए। और आर्थिक वस्तुएं कौन सी है? नाम लिखिए। देखिए हाँ आप कितना समझे हैं, समझ में आ जाएगा आपके कमेंट्स को देखते हुए। कमेंट जरूर कीजिएगा। दूसरी चीज, हम आगे बढ़ते हैं। एक वर्ड बहुत पॉपुलर आता है, नाम होता है संपत्ति। क्या होता है नाम? संपत्ति। संपत्ति मतलब क्या? तो संपत्ति से आशय होता है जिस वस्तु का क्या होता है? एक बाजार मूल्य होता है। मतलब बाजार में उसकी क्या होती है? कीमत होती है, और उस वस्तु का क्या होता है? आपस में आदान प्रदान, मतलब एक दूसरे को वो एक्सचेंज की जाती है, उसको क्या बोला जाता है? संपत्ति बोला जाता है। तो संपत्ति की कुछ विशेषताएं भी होती है। क्या होती है विशेषताएं? तो विशेषताएं में ये मनुष्य की आवश्यकता को क्या करता है? पूर्ण करती है। जैसे फर्नीचर, बैठने की आवश्यकता को, फ्रीजर, चीजों को ठंडा रखने के लिए आवश्यकता के काम आता है। मतलब ये होती है आपकी उपयोगिता होती है। दूसरी चीज, संपत्तियों में दुर्लभता भी होती है। मांग की तुलना में वस्तु की दुर्लभता होगी। जितनी मांग होती है ना, उतनी उसकी पूर्ति नहीं होती, इसलिए वहां दुर्लभता होती है। जैसे सभी आर्थिक वस्तुएं इसका एग्जाम्पल है, या जिन वस्तु की कीमत दी जाती है। इसमें होती है विनिमयता, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है, हस्तांतरण होता है। जैसे लिखा है वस्तु का एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को क्या होता है? हस्तांतरण। एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या होता है? हस्तांतरण। मूर्त वस्तु का हस्तांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान तक होता है, जैसे वाहन और आभूषण एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। मतलब विनिमयता होती है, मतलब विनिमय किया जा सकता है, एक्सचेंज किया जा सकता है, आपस में अदला बदल की जा सकती है। दूसरी चीज, इसमें मनुष्य बाह्यता होती है। क्या होती है? मनुष्य बाह्यता। मतलब मनुष्य के, देखिए लिखिए, वस्तु केवल मनुष्य शरीर बाह्य होंगी, मतलब मानव शरीर के बाहर होंगी, तभी वो क्या की जा सकती है? हस्तांतरित की जा सकती है। अंदर की चीज को हस्तांतरित नहीं किया जा सकता। मेरा ब्रेन आपके ब्रेन में नहीं डाला जा सकता, तो ये कोई संपत्ति नहीं है। सो यह उसके बाह्य एवं व्यक्तिगत गुणधर्म के अनुसार होना चाहिए। जैसे थैला, कुर्सी इधर उधर आप रख सकते हो, हस्तांतरित किया जा सकता है। तो ये संपत्ति की क्या होगी? विशेषता। क्या हो गई? उपयोगिता हो गई, दुर्लभता हो गया, विनिमयता हो गया, और मनुष्य बाह्यता हो गई। दूसरी चीज, यहाँ पे एक बहुत प्यारी बात की है, मैं आपको बता दूं। जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि मेरा दिमाग संपत्ति नहीं है। क्या आप जानते हो? एक क्वेश्चन लिखा है, जन्मजात प्राप्त गुण का समावेश संपत्ति में नहीं होता। जैसे सुंदरता, आवाज, ये क्या नहीं है? संपत्ति। इनका एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरण नहीं किया जा सकता। मतलब जिस चीज का हस्तांतरण नहीं किया जा सकता दोस्तों, वो आपकी क्या कहलाती है? संपत्ति कहलाती है। और यहां लिखी भी है। अब यहां पे करके देखिए, मैं आपको एक एक्टिविटी दिया है, भौतिक हस्तांतरण क्षमता और स्वामित्व हस्तांतरण क्षमता।
अब ये होता क्या है, इनकी सूची तैयार करने को बोला, कीजिएगा अगर आपको अच्छा लगता है ये चीजें। मैं जब पढ़ता था मैं तो करता था, अगर आपको अच्छे से पढ़ना है तो आपको करना चाहिए, बट पहली चीज आपको ये तो पता होनी चाहिए भौतिक हस्तांतरण क्षमता मतलब क्या। तो देखिए, प्रत्यक्ष वस्तु को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति की ओर या एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर हस्तांतरित करना की जा सकती है। मतलब जिस वस्तु को आप एक जगह से दूसरी जगह अगर ले जा सकते हो, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को दे सकते हो, तो क्या कहलाता है, भौतिक हस्तांतरण क्षमता। जैसे गाड़ी या वाहन, आप मेरी गाड़ी ले जा सकते हो, तो ये क्या हो गया, भौतिक हस्तांतरण क्षमता। ऐसी वस्तु की आपको यादी बनानी है जो आप एक दूसरे को दे सकते हो। दूसरी चीज स्वामित्व हस्तांतरण, मतलब आप वो चीज नहीं दोगे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, मतलब वो चीज नहीं दी जाएंगी, लेकिन उसका स्वामित्व मतलब उसके ऑनरशिप, मतलब उसका ऑनरशिप दी जाएंगे, आप उसके मालिक बन जाओगे। जैसे यह एग्जांपल भी है, स्वामित्व का हस्तांतरण करते हैं, भौतिकता का हस्तांतरण नहीं होता। जैसे मैंने आपकी जमीन खरीदा, तो आप आपकी जमीन देखिए, मैं यहां नहीं आने वाला हूं, आपकी जमीन वहीं रहेंगी, लेकिन उसका मालिक कौन बन जाएगा, मैं बन जाऊंगा। तो ये क्या हुआ, स्वामित्व हस्तांतरण क्षमता। तो ये ऐसे कुछ मैंने आपको लिस्ट बताया, जो स्थान बदलेगा वो भौतिक हस्तांतरण क्षमता, और जो मालकियत बदलेगा, ऑनरशिप बदलेगा, वो कौन सी क्षमता, स्वामित्व हस्तांतरण क्षमता। ये कॉन्सेप्ट मैंने सिखा दिया, आप लिस्ट चाहो तो बना सकते हो एज यूर कंफर्ट। आगे बढ़ते हैं। यहां पे एक, जब मैं राष्ट्रीय एक चैप्टर पढ़ा था इकोनॉमिक्स में, अभी पढ़ूंगी, तो उसमें आय क्या होती है, आय ये वर्ड आता था, मुझे समझ में नहीं आता था एक्चुअली आय है क्या। तो यहां पे मैं आपको बता दूं, जो तकलीफ मैंने झेला वो आप ना झेलो। व्यक्तिगत आय, पहली चीज लिखा है यहाँ पे, सो व्यक्ति को उसके सभी साधनों से प्राप्त प्रतिफल, मतलब एक व्यक्ति जितनी भी चीजों से जो कमाता है ना, उसको क्या बोला जाता है, व्यक्तिगत आय बोला जाता है। दूसरी चीज, एक होता है व्यक्तिगत प्रयोजक आय, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है पर्सनल डिस्पोजल इनकम। जैसे मेरी आय है, उस व्यक्तिगत आय में से अगर आप प्रत्यक्ष कर जो होता है, जैसे आयकर हो गया, व्यक्तिगत संपत्ति कर हो गया, अगर इसका भुगतान करने के बाद जो बचता है उसे बोला जाता है व्यक्तिगत प्रयोजक आय। जैसे मान के चलिए मेरी आय है, लिख देता हूं मैं अभी फिलहाल यहाँ 10 लाख रुपए, इसमें से मैंने 10,000 रुपए मैंने टैक्स दिया, प्रत्यक्ष कर दिया, आय कर दिया, मान के चलिए मैंने दिया आय कर, ठीक है, ये मैंने दे दिया आय कर दिया। सो जो 9,90,000 बचा, वो मेरी क्या कहलाएंगी, व्यक्तिगत प्रयोजक, मतलब पर्सनल डिस्पोजल इनकम कहलाएंगी। ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। तो ये मेरी व्यक्तिगत आय, ये मेरा आयकर, और ये मेरी व्यक्तिगत प्रयोजक आय। इतनी बात आपको समझ में आ गई होंगी। सो आगे हम बढ़ते हैं इसमें, और आगे हम पढ़ते हैं और भी बातें आय के बारे में। जैसे आपको पता होनी चाहिए कि आय क्या होती है, कैसे होती है, अपना काम ही है। पहली बात, जितना नॉलेज हो सकता है उतना ले लेना चाहिए। क्या आपको पता है, नहीं पता बताइए हमें। पहला, स्थिर आय, विविध कालावधि में स्थिर रहने वाले आय, मतलब आपकी आय बदलने वाली नहीं, स्थिर रहेंगे, उस आय को क्या बुलाते हैं, स्थिर आय। जैसे मैंने किसी को किराए पे घर लिया, तो जो किराया मिलने वाला है तो क्या रहने वाला है, फिक्स रहने वाला है, 2,000 रुपए महीना, 3,000 रुपए महीना। वेतन, अगर मैंने 40,000 रुपए से मैंने कोई काम चालू किया, तो मुझे जब तक काम करते रहूंगा मुझे कितने मिलते रहेंगे, 40,000 रुपए मिलते रहेंगे। दूसरी चीज, अस्थिर आय। अस्थिर आय मतलब जो निश्चित कालावधि तक बदलती है, बिल्कुल बदलती है, अनिश्चित होती है, स्थिर नहीं होती, फिक्स नहीं होती। जैसे उदाहरण, लाभ, व्यवसाय का लाभ कम हो सकता है, कभी ज्यादा हो सकता है, ऋणात्मक, धनात्मक या शून्य भी हो सकता है, कभी वो भी नहीं हो सकता, कभी तो माइनस में चला जाता है। मौद्रिक आय, जो आपको मुद्रा में मिले तो क्या कहलाते हैं, आपकी मौद्रिक आय। जैसे आपने मुझे 5,000 रुपए दिए तो ये मेरी मौद्रिक आय कहलाएंगी। वास्तविक आय, प्रत्यक्ष खर्च करने योग्य आय को क्या बोला जाता है, वास्तविक आय। ये वर्ड याद रखना, ये आपके लिए काम का है, हाँ कभी ना कभी जरूर काम में आएगा। प्रत्यक्ष आय, खर्च करने योग्य आय को ही क्या बोला जाता है, वास्तविक आय। प्रत्यक्ष खर्च करने की योग्य आय को वास्तविक आय कहा जाता है। जैसे मुद्रा के बदले वस्तुओं का क्रय करना, ये क्या कहलाती है, वास्तविक आय कहलाती है। अनुबंधात्मक आय, अगर किसी के साथ मैंने अनुबंध किया और उसके वजह से मुझे आय मिली तो क्या कहलाती है, मेरी अनुबंधात्मक आय। जैसे विशिष्ट नियम एवं शर्तों के अनुसार मिलने वाली आय को क्या बोला जाता है, अनुबंधात्मक आय। जैसे किराए पे दिया होगा किसी को घर या मजदूरी, ये क्या होती है, आय। मतलब मैंने काम किया मैंने उसके लिए और उसने मुझे बदले में क्या दे दिया, पैसे दिया। दूसरी चीज, शेष आय, जो उत्पादन के घटक होते हैं, इसके बारे में पढ़ाऊंगा आज नहीं, कल पढ़ाऊंगा। उत्पादन के घटकों के बारे में स्थूल अर्थशास्त्र में पढ़ाने से पहले पढ़ाऊंगा आज क्योंकि ऑलरेडी हाफ आवर बन गई है
और ज्यादा काम नहीं लूंगा, हाफ आवर ही पढ़ेंगे अपन, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। सो उत्पादन के जो साधन होते हैं 4 होते हैं, उनको देने के बाद जो आय बचती है ना, उसी क्या बोला जाता है, शेष आय बोला जाता है। जैसे लाभ को क्या बोला जाता है, शेष आय बोला जाता है। दूसरी चीज अर्जित आय, उत्पादन प्रक्रिया में सहभागी होने के पश्चात, मतलब आपने उत्पादन का काम किए हो उसके बाद अगर आपको पैसा मिला है तो उसको क्या बोला जाता है, अर्जित आय। जैसे किराया, वेतन, ब्याज, लाभ। जैसे किराया किसको दिया जाता है, तो अगर जमीन आपने किसी को दिए हो तो उसके बाद आपको किराया मिलेगा। वेतन कब मिलेगा, जब अगर आपके पास कोई श्रमिक काम करता है उससे आप वेतन दोगे। पूंजी के लिए क्या दिया जाता है, ब्याज। और जो संयोजक होता है, संयोजक मतलब व्यवसाय का मालिक मान के चलिए, उसको क्या दिया जाता है, लाभ। मतलब इन लोगों ने जैसे मैंने बोला ना, भूमि ने, श्रमिक ने, पूंजी ने और उस व्यवसायी ने व्यवसाय में काम किया, इसलिए उनको बदले में पैसा मिला, इसलिए उनसे आय कहलाती है अर्जित है। सिंपल। अगर काम करने की बात कमाओगे ना बेटा तो क्या कहलाएंगे, आपकी अर्जित आय कहलाएंगे। सो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा हमारा कौन सा, अनार्जित आय। मतलब यहां पे आप कोई उत्पादन कार्य में सहभागी न होकर अन्य मार्ग से किसी और तरीके से आपको आय होंगी, जैसे लॉटरी लग गई आपकी। सो ये क्या होगी, आपने काम तो नहीं ना किया, आपने उत्पादन नहीं किया, फिर भी आपको आय होगी, तो ये क्या कहलाती है, अनार्जित आय कहलाती है। और भी बहुत सारी बातें डिस्कस करेंगे हम। जैसे मैंने आपको बोला कि हमें पढ़ना है उत्पादन के साधनों के बारे में, तो कल मैं आपको, जैसे हाफ आवर ऑलरेडी हो चुका है, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, मेरी बाकी भी क्लासेस होती है। सो अगली बातें हम आगे करेंगे। कल हम इस सेशन का या इस चैप्टर का एंड करेंगे। कल हम क्या पढ़ेंगे, तो ये आर्थिक क्रियाएं होती है जिसमें हमारा उत्पादन आता है, वितरण आता है, विनिमय आता है, उपभोग आता है। पहले ये खत्म करेंगे और उसके बाद हम स्थूल अर्थशास्त्र को भी कल क्या करेंगे, खत्म करेंगे। इच एंड एवरी कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाऊंगा और आप सीख जाओगे, ये मेरी गारंटी। बस देखते रहिए। अगर कोई चीज नहीं समझ में आती तो जरूर पूछिए, मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर आपको ऑलरेडी पहले ही दे दिया हूं। और दूसरी चीज, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।